हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रुप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा सेशन ईवीएस में यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें आज हमारे ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है क्योंकि ये इसकी आज लास्ट क्लास होगी। जी हाँ, अब तक हमने अपनी ईवीएस की 14 क्लासेस कर ली और आज हमारी 15वीं यानी कि लास्ट क्लास होगी जो कि हमने कवर किया है बिल्कुल टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। तो सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस के आज के इस लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। जी हाँ, इसका हमने अपने एक पार्ट और किया था अपनी पिछली क्लास में, तो जिसमें हमने इसको जाना था। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसलिए हम इसको 2 क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 2 होगा और हमारे ईवीएस का सिलेबस इसी के साथ आज खत्म होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। एक क्लास जो भी किसी की छुट्टी हुई है आप उनको भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली सभी क्लासेस का लिंक दिया गया है। साथ ही हमारी पेडागोजी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सीडीपी भी लगभग मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से उन लिंक। तो साथियों, आपके सामने वैसे 11वां बिंदु है, 10 बिंदु हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो अगला बिंदु, आज का क्लास का पहला बिंदु, चिपको आंदोलन। जी हां साथियों, चिपको आंदोलन ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईवीएस पढ़े और वो इससे अनभिज्ञ रह जाए, इसको ना जान पाए। तो चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी, जैसा कि आप पिक्चर में इनको देख पा रहे हैं। यह एक पर्यावरणविद है, यानी कि पर्यावरण से इनको विशेष प्रेम अनुभूति थी और एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ है। जी हां साथियों, 21 मई 2021 को इनका निधन हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जो कि चिपको आंदोलन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध जोड़ा जाता है, इनका नाम जोड़ा जाता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, जैसा कि आप दूसरी पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस आंदोलन में जंगली पेड़ों को या जंगलों को, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वहां की स्थानीय महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थीं और उनको काटने नहीं दिया था और कहा था अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमको काटना होगा। इसलिए ही इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। इसी क्रम में साथियों अगला बिंदु है चांद, क्योंकि हमने अपना एक क्लास में डिस्कस किया था सुनीता विलियम्स को, तो वहां से थोड़ा सा अंतरिक्ष का पॉइंट हमने चर्चा किया था। तो उसी क्रम में हमारा थोड़ा सा एक आध बिंदु और बन जाता है। तो अपनी इस क्लास में हम उन बिंदुओं को कवर कर रहे हैं जो कहीं पर भी किसी भी एक चैप्टर में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको हम सभी को अपनी इस क्लास के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों चांद, तो चांद की सतह पर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जी हां साथियों, चांद की सतह पर बहुत कम समतल जगह होती है, उबड़ खाबड़ जगह होती है और यहां पर ज्यादातर गहरे गहरे ज्वालामुखी मुख पाए जाते हैं। तो चांद पर हमारे ज्वालामुखी मुख बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और यहां की जमीन जो है वो समतल नहीं होती है, यह समतल बहुत कम होती है। अगर हम बात करें इसकी सतह पर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि चंद्रमा पर गुरुत्व जो बल है, जो गुरुत्वीय बल है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 होता है। जी हां साथियों, चंद्रमा पर जो गुरुत्व है वो पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 को पाया जाता है। और साथियों हमारे चंद्रमा पर पानी भी नहीं पाया जाता है, चंद्रमा पर पानी नहीं पाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भारत के कहें या पृथ्वी के कहें तो कितना होता है? 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्व कितना है? 1/6। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। इसी क्रम में साथियों अगला है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही नोन एक घटना है जो लगभग सभी से परिचित है या इसके बारे में जाना सुना है। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है? यह घटना यूनियन कार्बाइड नामक एक कारखाने में 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। क्या हुआ था साथियों इसमें? इस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। किसी बॉयलर या सिलेंडर में कुछ लीकेज की प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस जो होती है उसका रिसाव हो गया था। और जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के लोगों का
दम घुटने लगा, जिसके कारण वहां पर 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए और अनेक लोगों को सांस और आंख संबंधी गंभीर बीमारियां हो गईं। और आज भी उसके कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं कि आज भी बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा होती हैं, या अब कम हो गई हैं, लेकिन काफी समय तक इस प्रकार की चीजें देखने को मिली भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। इसी क्रम में साथियों अगला है स्वच्छ भारत मिशन। जी हां साथियों, स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन, एक आवश्यक मिशन, एक नई शुरुआत, एक नया अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना। जी हां साथियों, तो भारत को स्वच्छ व साफ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक की गई एक पहल, एक योजना, एक अभियान, जिसका उद्देश्य है कि पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाया जाए। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जिसमें आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं महात्मा गांधी एक स्वच्छता संबंधी एक विशेष रुचि या इच्छा रखने वाले स्वच्छता प्रिय एक व्यक्ति थे। तो इसलिए उनके जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसको 2014 में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना है। इसी क्रम में थोड़ा और जानेंगे। इस अभियान का नारा है ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। और साथियों इसी क्रम में एक और चीज बहुत आवश्यक थी कि इस मिशन के द्वारा प्रयास किया गया कि जो हमारे देश में लोग खुले में शौच करते हैं, यानी कि जो लैट्रिन जो है खुले स्थानों पर करते हैं, वो अब अपने एक निश्चित स्थान यानी कि शौचालय में ही प्रयोग करते हुए उसको करेंगे। तो इसी संदर्भ में ऐसे राज्य रहे जिन्होंने सबसे पहले ये टारगेट अचीव किया कि उनके यहाँ के लोग अब क्या करते हैं, फ्री हो गए हैं ओपन में अपना वेस्ट या मल त्याग करने से, यानी कि वहां के सभी लोग अब शौचालय का प्रयोग करने लगे हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें ओडीएफ, जिसको कहा गया है शॉर्ट में ओडीएफ, तो ओडीएफ यानी कि 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो उनमें सबसे पहले अगर 3 राज्यों की बात करें तो वो अचीव करने वाले राज्य हैं सिक्किम, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है केरल, जो कि खुले से शौच मुक्त राज्य सबसे पहले स्थान पर बनने वाले राज्य हैं। तो ओडीएफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त होने वाले राज्य पहले स्थान पर सिक्किम, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर केरल को शामिल किया जाता है। इसी क्रम में अगले बिंदु की तरफ चर्चा करेंगे। तो साथियों जैसा कि आपने देखा होगा, बीन जो सांप सपेरे लोग बजाते हैं, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये सभी हमारे कुछ वाद्य यंत्र या संगीत से संबंधित यंत्र हैं। ये बीन पार्टी के बाजे हैं। जो बीन पार्टी कुछ देसी पार्टियां होती हैं जो म्यूजिक से संबंधित काम करती हैं, उनके बाजे हैं। और साथियों इसमें ढोल को छोड़कर, यानी कि जो आपके बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ये तीनों हमारे किससे बनाए जाते हैं, सूखी लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। जो लौकी बड़ी बड़ी होती है उनको सुखा के, उनके बीच का गूदा निकाल के और उसके जो बाहर का लेयर है जो उसको सुखा करके उसकी एक हार्ड सी रचना बनती है, जिसमें ये अपने तार आदि सेटों को करते हुए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का तैयार करते हैं, जिसको बीन, तुम्बा या खंजरी के नाम से जाना जाता है। तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों बाजों को बनाने के लिए सूखी लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्रम में साथियों अगला है, आज से हजारों साल पहले लोग कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जी हां साथियों, कांसे के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कांसा किन 2 धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। तो कांसे का जो निर्माण है वो 2 धातुओं को पिघलाकर मिलाकर बनाया जाता है और उनके नाम है तांबा और टिन। जी हां, बिल्कुल भूलना नहीं है गलती से भी,
बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। उसी प्रकार से याद रखना है कांसे का निर्माण कैसे होता है, तो कांसे का निर्माण तांबे और टिन के द्वारा होता है, या कांसा जो है हमारा वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा जो है एक अत्यंत मजबूत धातु है, यह अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति और बर्तन आदि बनाए जाते हैं, और इसकी तोप और मूर्तियां विशेषकर बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। किसकी? कांसे की, क्योंकि एक अत्यंत मजबूत धातु है हमारा, जो कि तांबे और टिन के द्वारा बनता है। इसी क्रम में अगला है उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो साथियों, जब कोई चमकती सी चीज अगर तेज गति से हमारे ग्रह की तरफ या आसमान में चलती हुई दिखाई दे तो उसे उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टूटता तारा के नाम से जानते हैं या उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, तारा टूटा, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? हमारे पृथ्वी के बाहर कुछ उपग्रह होते हैं, कभी कभी वो अपने एक्सिस से, अपनी सीमा से बाहर निकल आते हैं और पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो विभिन्न जो गैसेस हैं हमारी वायुमंडल, उनके साथ रिएक्शन करते हुए भी क्रिया करते हैं, जिसके कारण वो जलने लगते हैं और हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई तारा टूट रहा है, जल रहा है, और उन्हीं को ही साथियों उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। तो उल्का पिंड क्या है? एक्चुअल में ये हमारे उपग्रह हैं। जब वो कभी कभी वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वो जल जाते हैं, जिसके कारण हम उनको टूटता तारा भी कह देते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी के ऊपर नीचे तो साथियों कुछ नहीं होता है, और भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये तो आपका मैप है, अगर ग्लोब को आप अच्छे से देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल सापेक्ष उल्टे बैठेंगे। ये हमारे ग्लोब और मैप में यही अंतर होता है कि हम ग्लोब में वास्तव में एक्चुअलिटी को महसूस कर पाते हैं, और मैप हमारा बस एक साधारण प्रतिबिंब या किसी चीज को प्रदर्शित करने का एक साधारण तरीका है। इसमें रियलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। वास्तविकता, सापेक्ष दूरी आदि चीजों में काफी हद तक पिछड़ापन होता है या अधूरापन होता है हमारे मैप में। ग्लोब को अगर देखेंगे तो भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला बिंदु है चांगपा। तो चांगपा की बात करें तो चांगपा का हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर एक खास निशान बनाता है, जिससे उनकी पहचान की जा सके, क्योंकि सभी लोग जानवर पाल रहे, फिर पता कैसे चलेगा कौन सा जानवर किसका है। जो चांगपा की औरतें हैं और जवान लड़कियां हैं, वो हर रोज सुबह अपने जानवरों के झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने के लिए ले जाती हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको चांगपा में कि वो अपने घर के बराबर में ही जो अपना टेंट बनाते हैं, उसी के बराबर में ही पत्थरों का एक लेखा बनाते हैं जिसमें इनके जानवर लोग रहते हैं। तो सुबह सुबह उनको निकालना, उनकी गिनती करना और फिर इनको कहां ले जाना? घूमने फिरने के लिए ले जाते हैं। तो चांगपा का हर परिवार अपने परिवारों के झुंड पर एक खास निशान बनाता है, जानवरों के झुंड पे जो है उन पर एक निशान बना लेता है, जिससे उनकी पहचान की जा सके। चांगपा की औरतें और जवान लड़कियां हर रोज सुबह अपने अपने जानवरों के झुंड को लेखा से बाहर निकालती हैं, फिर गिनती करती हैं और उनको चराने के लिए ले जाती हैं। इसी क्रम में साथियों अगला बिंदु अहमदाबाद में, गुजरात की बात करें, गुजरात में अहमदाबाद की बात करें तो इसमें 26 जनवरी 2001 को, गुजरात के अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और भुज की भी हालत बहुत खराब हुई थी। तो याद रखेंगे कि अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में भूकंप कब आया? तो आंसर होगा 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 भूकंप आया गुजरात के अहमदाबाद, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तहस नहस हुआ, भुज की भी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी। अगला है साथियों, हमारी सांस जब गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। साथियों अगर आपने देखा हो कि जब हम किसी शीशे पर या कांच के टुकड़े पर या दर्पण पर
विशेषकर जब थोड़ा सा ठंड का महीना हो, दिसंबर या ऐसा मौसम हो जब ठंड पड़ती हो या थोड़ा मौसम ठंडा हो, तो जब हम उस पर अपने मुंह से भाप मारते हैं तो वह जो है शीशे पर बूंद बूंद के रूप में जम जाता है, यानी कि पानी की बूंदें जम जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और हमारा शीशा धुंधला धुंधला दिखाई देता है? तो इसलिए ऐसा होता है कि जो कांच की सतह है वो ठंडी होती है और हमारे मुख से जो हवा निकलती है, वो वाष्प जो निकलती है वो गर्म होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है। जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वाष्प को ठंडी सतह पे टकराया जाता है या ठंडी चीज में रखा जाता है, गुजारा जाता है, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो चूंकि कांच हमारा ठंडा है, भाप हमारी गर्म है, तो उसके कारण जो है या जो हमने उसमें सांस मारी, यानी कि हवा के माध्यम से जो भी हमारे भाप जिसे आप कह सकते हैं, वो उस पर टकराती है और वो बूंद का रूप ले लेती है, जिसके कारण हमें जो शीशा आदि है वो धुंधला नजर आने लगता है। अगला है साथियों इसी क्रम में ऊंधियू। ऊंधियू क्या है? तो ऊंधियू है, अगर इसकी हम बात करें तो पहले जानेंगे थोड़ा सा कुछ और कि 1940 की बात हम करें तो उस समय गुजरात में जब नई फसल तैयार होती थी तो लोग मिलकर त्योहार मनाते थे। गुजरात में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये क्या है फिर ऊंधियू? ऊंधियू की अगर हम बात करें तो ये लोग जब सब्जी पकाते हैं तो पहले उसमें हांडी में किसी भी चीज को, सारी चीजों को भर देते हैं और फिर उसके ढक्कन को या मुंह को अच्छे से बंद करके और कोयले या आग में अंगारों पर उसको उल्टा रख देते हैं और फिर उसमें जो है वो भोजन जो है वो तैयार हो जाता है और इस प्रकार जो उसमें सब्जी बनकर तैयार होती है वो उसको ऊंधियू कहते हैं। तो ऊंधियू क्या है? गुजरात में एक बनाया जाने वाला, भोजन को तैयार किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का ढंग है जिसमें भोजन को कढ़ाई में भर के सारी चीजें करके उसके मुंह को बंद करके या सील बंद करके उसको उल्टा अंगारों में दबा दिया जाता है, रख देते हैं और जब भोजन बन के तैयार हो जाता है तो उसको या उस सब्जी को क्या कहते हैं? ऊंधियू के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला है नमक कानून। नमक कानून क्या है? तो अगर हम बात करें सन 1930 की, तो 1930 में जब अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक पर रोक लगा दी थी। जी हाँ साथियों, अंग्रेजों ने एक बार भारत के लोगों पर नमक तक के लिए रोक लगा दी थी, जबकि नमक एक आवश्यक चीजों में इसको जोड़ा जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में नमक का बड़ा ही विशेष महत्व है, ना कि सिर्फ खाने योग्य। हर एक प्रकार से नमक एक बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो टेस्ट के साथ साथ शरीर को भी इसकी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है या होती है। तो उसी के संदर्भ में जब अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक पर भी रोक लगा दी थी 1930 में, तो ये बहुत ही मामला गंभीर हुआ। तो उसी के कारण महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की थी जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और समुद्र के तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था, तो जिसमें हमारे महत्वपूर्ण नाम दांडी मार्च में महात्मा गांधी का जोड़ा जाता है, जिन्होंने नमक कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण काम किया। दांडी मार्च के नाम से नाम महात्मा गांधी का जोड़ा जाता है। अगला है मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलने वाला बुखार है। तो मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। कौन से मच्छर से? एनाफिलिस मच्छर से फैलने वाला बुखार है हमारा मलेरिया। इस बुखार की यह पहचान होती है कि इंसान को ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है, और जानेंगे इसमें थोड़ा सा। इसके अलावा खून की जांच करने पर खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं, बिल्कुल जब भी मलेरिया हुआ है। मलेरिया की दवाई जो है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मलेरिया की दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। पूछा जाता है अक्सर कि मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है, तो मलेरिया की दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है और यह दवाई जो है बहुत ही कड़वी होती है। कैसी होती है? बहुत ही कड़वी दवाई होती है। नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में अगर हम बात करें साथियों दो पार्क की, एक उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क।
राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क जो हैं हमारे जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और राजस्थान का घाना नेशनल पार्क दोनों ही जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब हमारा अगला बिंदु है भाषा जो जहां पर बोली जाती है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन में से एक है कि भाषा कौन सी भाषा किस राज्य की है, या पूछ लेता है इस राज्य की कौन सी भाषा होगी। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की चर्चा करेंगे, खास जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स में भी इनकी चर्चा की गई है। होने को तो बहुत है, लेकिन हम उनकी चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा एनसीईआरटी बुक्स में की गई है, क्योंकि उम्मीद है कि क्वेश्चन वहीं से उसी प्रकार से ही आता है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो कुड़क भाषा की करें, तो कुड़क भाषा कहां की है? तो कुड़क भाषा जो है वो झारखंड की है। जी हाँ साथियों, कुड़क भाषा झारखंड की है। याद रखिएगा, कभी भी झारखंड में मत जाइएगा, वहां आदिवासी लोग होते हैं, आपको कुड़क कर देंगे, मार देंगे। ये याद करने के लिए था साथियों, कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुड़क भाषा झारखंड की है। और कोंकणी भाषा है गोवा की, कोंकणी भाषा है हमारी गोवा की। जानते हैं इसी क्रम में और भाषाएं, गुजराती गुजरात की है, आप सभी समझ सकते हैं इस बात को आसानी से। और मराठी हमारी महाराष्ट्र से एसोसिएटेड लैंग्वेज है। तो मराठी जो है वो हमारी महाराष्ट्र की भाषा है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र यानी कि मराठी। और बात करें मलयालम की, तो मलयालम की भाषा है केरल। तो मलयालम कहां की भाषा है? केरल की भाषा है, या कहें केरल की भाषा है तो मलयालम। तो याद रखेंगे मलयालम, केरल। और अगला है कन्नड़, तो कन्नड़ या मक्कड़, तो मक्कड़ बना रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो कन्नड़ कर्नाटक। तो याद रखेंगे कन्नड़ भाषा है हमारी कर्नाटक की। तो मक्कड़ बना रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो जुड़ गया। थोड़ा सा जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं, याद करने के लिए, तो कन्नड़ यानी कि कर्नाटक। कन्नड़ कहां की भाषा है? कर्नाटक की। एक बार इन सभी को दोबारा से देख लेते हैं। कुड़क भाषा झारखंड की है, कोंकणी गोवा की है, गुजराती गुजरात की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, मलयालम केरल की, कन्नड़ कर्नाटक की होगी। तो ये हमने भाषाओं को जाना। और साथियों, इसी के साथ हमारी आज की इस अंतिम क्लास की ईवीएस की सीरीज में अंतिम क्लास के अंतिम बिंदु। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।